सुओ मोटो ना होता तो बेहतर था, लेकिन अगर ये पंडारा बॉक्स खुला तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा है। उनकी नुमाइंदगी करूँगा और उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करूँगा तमाम पहलुओं पर जो भी और उन सवालात पर जो उठाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। सवाल ये है कि कहानी आप उलझी है या फिर उलझाई गई है। अरसलान इफ्तिखार केस अहम तरीन केस, हसास केस और तमाम तर तवज्जो इसी केस की जानिब मबसूल ना सिर्फ अवाम उन्नास की बल्कि आला तरीन जो प्लेटफॉर्म है अदालत का, वहाँ भी ये केस है और इसकी हियरिंग होने वाली है बहुत जल्द। और इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट ये है, सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर इससे जुड़े दीगर जुज़ियात पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्रिस्टीना लैम्ब जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, बरतानवी सहाफ़ी हैं, जिनका चर्चा ये था आज से चंद दिन पहले तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तहरीरों में, उनके तबसरों में, तज्ज़ियों में कि इस अहम केस की जो हक़ाइक़ हैं और इससे रिलेटेड जो सबूत हैं, जो वो उन तक एक्सेस है। एक लॉकर जो लंदन में मौजूद है क्रिस्टीना लैम्ब की, और वो बहुत जल्द संडे टाइम्स के लिए स्टोरी शाया करेंगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। और मीनवाइल फिर मलिक रियाज साहब जो है वो पाकिस्तान आएंगे, यानी मलिक साहब के पाकिस्तान आने से पहले ये स्टोरी छप चुकी होगी क्रिस्टीना लैम्ब की जानिब से। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दें कि आज इस अहम तरीन किरदार ने, जो कि आज से पहले तक तो अहम तरीन था लेकिन आज शायद उस कदर अहम ना रहा हो, जिनका नाम क्रिस्टीना लैम्ब है, उन्होंने सोशल नेटवर्क की साइट ट्विटर पर खुद से इस चीज़ की वजाहत की और उन्होंने कहा कि हैव नो आइडिया हाउ दिस स्टार्टेड बट आई कैन क्लैरिफाई आई एम नॉट प्लानिंग अ बिग एक्सपोज ऑन फैमिली गेट, हैव स्पोकन टू नो वन अबाउट इट। यानी मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की, मुझे इस फैमिली गेट के हवाले से कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल इससे लाताल्लुकी का इजहार किया बरतानवी मारूफ सहाफ़ी ने, जिन्होंने एक ख़ासा वक्त गुजारा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ़गानिस्तान में भी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भी खासी करीब रही क्रिस्टीना लैम्ब भी। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से। इसके अलावा हम आपको याद होगा चंद रोज़ पहले भी हमने इसी अहम केस के हवाले से प्रोग्राम किया था और कोशिश की थी कि वो सवालात जो आपके और मेरे जहन में आ सकते हैं, आम आदमी जो सवालात सोच सकता है तज्ज़िये और तबसरे के अलावा, वो सवाल हम ज़रूर उठाएं। इस केस से जुड़े जो सवालात बनते हैं, तो आज भी हम कोशिश करते हैं कि अब तक की जो पेशरफ्त हो चुकी उसके तनाजुर में ये देख सकें कि इस केस से अब क्या मज़ीद नए सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो सबसे पहली बात जिसका मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि कहानी आप उलझी है या फिर उलझाई गई है, क्योंकि तबसरे तज्ज़िये ये हैं कि बेशुमार क़ुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट है, इंटेलिजेंसी एजेंसियाँ जो हैं उनका भी जिक्र किया जाता है, और फिर बरतानवी सहाफ़ी जिनका मैंने जिक्र किया उनकी तरदीद भी है, और फिर ये कि इस केस के पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर क्या मुमकिना असरात हो सकते हैं, क्योंकि रावी ये लिखता है कि जनाब बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो मलिक रियाज साहब से बहुत क़ुर्बत रखते हैं, और फिर ये कि सहाफ़ी जो थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सबूत देखे भी हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आई माइट बी रॉन्ग, मलिक साहब वापस आकर कहते हैं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैंने तो कोई बात की नहीं और ना मैंने इस किसी केस से या स्टोरी से मैं जुड़ा हूँ, तो फिर उन सहाफ़ियों ने जिन्होंने ये बात की, उन ब्यूरोक्रेट्स को जिनका ताल्लुक इसमें ऐड किया जा रहा है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और क्या फिर एक अहम तरीन सवाल जो कि हम बड़े केस के साथ हर बड़े केस के साथ हम जोड़ते हैं कि क्या इस अहम केस का भी वही हाल हो सकता है जो माजी में तमाम जो बड़े बड़े केसेस थे उनके साथ हुआ था। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। और फिर ये कि आपको याद होगा कि अभी चंद घंटे पहले ही अरसलान इफ्तिखार जो हैं उन्होंने तहरीरी बयान भी अदालत में जमा करवाया, जिसमें उन्होंने इनकार किया, उन्होंने तरदीद की कि वो जब भी गए अपने पैसे पर, अपने ख़र्चे पर गए और उनके बकौल वो टैक्स भी जमा करवाते रहे हैं। गो कि ये सवाल भी उठता रहा कि अरसलान इफ्तिखार के 4 सालों के टैक्स के गोशवारे भी तलब किए जाने चाहिए। और फिर इससे जुड़ी खबर ये कि मलिक रियाज जो हैं वो भी चंद दिनों में उनकी पाकिस्तान आमद भी मुतवक्के है। तो जब वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्या सबूत लेकर आएंगे या फिर वो तरदीद करेंगे इन तमाम बातों की, इन तमाम तबसरों की, तज्ज़ियों की जो आप देख और सुन रहे हैं पिछले चंद दिनों से। तो नाज़रीन, जैसे कि अरसलान इफ्तिखार की बात करते हुए मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर मलिक रियाज साहब के जो असासाजात हैं उनकी तफसीलात अदालत ने तलब की हैं, तो फिर जो अरसलान इफ्तिखार साहब हैं उनकी भी असासाजात की डिटेल तलब की जानी चाहिए। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर जो अहम तरीन किरदार
आज से पहले तक गिना जा रहा था बरतानवी सहाफ़ी, उनकी तरदीद पर बात करने के लिए आज के इन सेशन में हमने दावत दे रखी है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम होस्ट और दुनिया न्यूज़ के इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ जनाब अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनाब जावेद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं, कॉलम निगार हैं, मेज़बान हैं, तज्ज़ियाकार हैं और पिछले चंद दिनों से वो भी मुसलसल इसी केस के हवाले से कॉलम लिख रहे हैं। और कुछ ही देर बाद फिर हमें ज्वाइन करेंगे मुल्क के मुमताज़ तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब भी। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले अरशद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जो मैं कह रहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार आज से पहले तक शायद गिना जा रहा था, क्रिस्टीना लैम्ब, जिनके बारे में ये शुनीद थी कि वो कोई स्टोरी छापेंगी जिसमें सबूतों का जो अक्स है वो नज़र आएगा और फिर मामला किसी जानिब दिखाता हुआ जाई देगा, तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर तरदीद कर दी है। नो व्हाट? जी जामी साहब, क्रिस्टीना लैम्ब ने यकीनन तरदीद कर दी और आपने अपने नाजरीन को दिखाया भी है ट्विटर पे उन्होंने क्या पोस्ट किया है और उन्होंने साफ कहा है कि मेरी इस मामले में किसी से मुलाकात भी नहीं। सवाल यहाँ पे यह आता है कि फिर ये र्यूमर्स शुरू कहाँ से हुई? जिस ट्विटर से आपने क्रिस्टीना लैम्ब का ये ट्वीट उठाया, उसी ट्विटर पे वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब फवाद चौधरी भी मौजूद हैं और उन्होंने भी आज से चंद दिन पहले एक ट्वीट की थी कि संडे को बहुत बड़ा एक्सपोजे आने वाला है और इस हवाले से अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से बरतानवी अखबारात में खबरें शाया होंगी। तो क्या फवाद चौधरी साहब ये रूमर्स फैला रहे थे? हुकूमती पार्टी की तरफ से ये रूमर्स फैल रही थी, कुछ जो हमारे खुफिया हल्के हैं वो ये चीज़ें प्लान कर रहे थे। लेकिन एक प्रिंसिपल करेक्टर जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी इतला दी जा चुकी है, रिटर्न उनके पास मौजूद है, वो वाला ट्वीट फवाद चौधरी साहब का कि जी ये एक्सपोजर संडे में आने वाला है, तो मुशीर वज़ीर आज़म फवाद चौधरी साहब एक अहम किरदार बन जाते हैं इसमें। अगर इस केस को टेकअप किया जाए कि ये रूमर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो वो डेफिनेटली एक प्रिंसिपल करेक्टर होंगे जिनसे कि सवाल किया जाना चाहिए कि आपको ये किसने बताया था कि जी क्रिस्टीना लैम्ब ये स्टोरी करने वाली हैं, संडे के दिन ये स्टोरी आएगी, और जो लोग ये बात कह रहे थे उन तक ये इतलात कैसे पहुंची? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी अब बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। इसका एक एलिमेंट नहीं है, इसके काफ़ी सारे डिफरेंट एंगल्स हैं जो कि इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर का इसमें किरदार जो है वो भी इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। और वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि जी ये स्टोरी संडे को आ रही है, उनकी इतलात कैसे आ रही थी? बिल्कुल अच्छा साहब, हम कोशिश करते हैं कि फवाद चौधरी साहब से रब्ता करें और उनसे ये सवाल जो है हम पूछ सकें। बहुत कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान कि वो हमें ज्वाइन कर सकें, चाहे टेलीफोन लाइन पर ही सही, और उनसे ये पूछें कि जनाब आपको कैसे ये खबर थी कि क्रिस्टीना लैम्ब जो है वो खबर छापने जा रही हैं और संडे को वो आ रही है। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल जो है द अदर वे अराउंड वो आपसे भी बनता है कि आप भी ये कह चुके, कल ही आपने कहा एक प्रोग्राम में कि ये स्टोरी नहीं छापेंगे क्रिस्टीना लैम्ब। जी जामी साहब, बहैसियत रिपोर्टर, बहैसियत जर्नलिस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। अब वो ज़ाहिर बात है सोर्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्रिविलेज होता है। NICL केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है और एक्सेप्ट किया जर्नलिस्ट का ये राइट कि जो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आप सोर्स नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये होने वाला है, मैंने कहा ये चीज़ नहीं हो रही, और मेरे और भी कुलीग ने, रऊफ क्लासर साहब हैं, उन्होंने भी यही बात की और आज वो चीज़ साबित हो गई है। सही है। साथ ही एक अरशद साहब, जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। चौधरी साहब, आप भी मुसलसल इसी अहम मामले पर लिख रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर आप भी तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि एक सवाल ये पैदा होता है कि अरसलान इफ्तिखार साहब जो हैं वो क्या बहुत मासूम थे कि इतनी जो नवाजिशात हो रही थी उन पर जिससे वो मुस्तफ़ीद हो रहे थे, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि जो बहरिया टाउन या इनसे मुंसलिक जो लोग उन पर मेहरबान हैं वो क्यों इस कदर उन पर मेहरबान हैं? जावेद चौधरी साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अभी जामी साहब वो दरम्यान में कॉल कट गई थी, आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये सारी चीज़ें जो है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी। अभी तो मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ें, जो केस बिल्डअप हो रहा है अरसलान साहब के खिलाफ, वो बड़ी हद तक मजबूत है क्योंकि जो मलिक रियाज साहब के पास जितने एविडेंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये क्या अरसलान साहब वाकई पिक्चर में थे या उनके दोस्तों ने उनके साथ धोखा किया, जो उनके बड़े करीबी दोस्त थे और बाद में मलिक रियाज साहब के दोस्त भी थे, उन्होंने इनके साथ धोखा किया, या ये वाकई खुद भी इनको पता था? इस चीज़ का अंदाजा तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगा, क्योंकि अभी तो अरसलान साहब इससे डिनाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई मुराद हासिल नहीं की उनके साथ। सही। अच्छा चौधरी साहब, एक आज सोशल नेटवर्किंग पर ही मीर साहब की रूह से माजरत के साथ किसी ने लिखा कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सभी इसी मलिक के असीर हुए।
इस पर आपका तबसरा चाहूँगा यकीनन। तो ये बड़ी हद तक बात दुरुस्त है कि मलिक रियाज साहब के अंदर एक क्वालिटी है कि वो लोगों को दोस्त बना लेते हैं, या फिर ये कि जो उनके सामने बैठे होते हैं उनके इंटरेस्ट को समझ आते हैं। तो एक आदमी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत में चला गया हो, जिसके ज़्यादातर जो लीडर है जिसके जाती दोस्त हो, उसके पास बहुत सारे लोगों का जमघटा हो जाता है। और जब मलिक रियाज साहब की ये क्वालिटी है कि जो भी इनके साथ एक बार एसोसिएट हो जाता है, फिर लंबा ही एसोसिएट होता है, उस वक्त तक एसोसिएशन उसकी ऐसी जब तक मलिक रियाज खुद नहीं चाहते कि वो बंदा फारिग हो जाए। तो वो जब इतना हम इम्पोर्टेंट आदमी होगा तो उसके दाएं बाएं बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होंगे जिनको हम बहुत बड़ा मोतबर नाम समझते हैं, तो वो उनके साथ प्ले भी करते होंगे, मलिक रियाज साहब प्ले करते हैं। और उनका अपना ये कहना है कि मैं दौलत में खेलता हूँ और मैं पावर में खेलता हूँ। तो ये दोनों चीजें जो है ये बड़ी हद तक रियलिटी है, और इससे ना मलिक रियाज साहब इंकार करते हैं ना उनके जानने वाले। आपने आज अपनी तहरीर के आखिर में ये लिखा कि आपको लगता है जैसे अंजाम होने वाले इस सारी सूरत हाल का, खासतौर पर मलिक साहब को आपने पॉइंट आउट करते हुए ये कहा, मुख्तसर ज़रा ये बताइएगा ब्रेक से पहले, तो फिर उनसे जुड़े जितने भी बड़े नाम जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं और आपने मेरे शेर का भी जवाब में कहा कि दुरुस्त आपने कहा, उनका फिर क्या बनेगा? देखिए वो ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें नए घोड़े आते रहते हैं। अगर पुराना घोड़ा खत्म भी हो जाए, फारिग भी हो जाए, वो मैदान से निकल भी जाए, तो जमीन का नया घोड़ा उसकी जगह ले लेता है। वो ये कहते हैं कि किंग मर गया लेकिन किंग इसके बावजूद जिंदा है, क्योंकि इसमें सिर्फ चेहरे या लोग गायब होते हैं, उसके बाद उनकी जगह नए लोग और नए चेहरे आ जाते हैं। सही। पावर पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी गेम है। ये इसी तरह की गेम है जिस किस्म की जुआ एक गेम है, जिस किस्म की कबड्डी एक गेम है, जिस किस्म की हॉकी एक गेम है, जिस किस्म की आप समझ क्रिकेट एक गेम है। तो इनमें से नए पूरी टीम फारिग हो जाती है, लेकिन फिर नई टीम आ जाती है, नए कैप्टन आ जाते हैं, नए एम्पायर आ जाते हैं, नए फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं, नए बैट्समैन आ जाते हैं। तो अगर ये लोग सब फारिग भी हो गए तो उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। ठीक है फिर चौधरी साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, ज़रा मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। अच्छा साहब आप भी मेरे साथ ही रहिएगा, हम आपसे नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फिर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन प्रोग्राम इन सेशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ जनाब जावेद चौधरी साहब, उन्हीं से बात करेंगे दोबारा से। जावेद साहब आपसे मैं अब दोबारा ये सवाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जिक्र भी करें, कितनी मुलाकातें आपकी मलिक साहब से हुई और अरसलान इफ्तिखार केस के बारे में क्या कुछ आपने अपनी आंखों से देखा या आप सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल जिंदगी में कितनी मुलाकात? मैं इस केस के पर्टिकुलरली इस केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस केस के हवाले से मेरी सिर्फ उनसे एक ही मुलाकात हुई। उसकी वजह ये थी कि मैं मुल्क के बाहर था, उस दौरान मलिक साहब के फोन आते रहे, लेकिन मैं क्योंकि अवेलेबल नहीं था इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। फिर लास्ट उन्होंने एक बार फोन किया सुबह और उन्होंने कहा कि मैं कल चला जाऊंगा मुल्क से बाहर, तो आज ही मिलना बहुत जरूरी है। बल्कि उनका ये कहना था कि अभी फौरन आ जाए, तो मैंने कहा मैं शाम को आ सकता हूँ। फिर रात के वक्त जब मैं उनके पास गया तो उनका इंसार अब्बासी था, उस वक्त उनके घर से निकल रहे थे, और उसके बाद मैं उनके पास चला गया। तो 1.5 घंटा मैं उनके पास बैठा रहा। उस दौरान उन्होंने वो एक फाइल निकाली जिसमें वो सारे सबूत थे अरसलान साहब के खिलाफ। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखाई और काफ़ी शॉकिंग थी मेरे लिए ये सारी चीज़ें। फिर मैंने मलिक साहब से पूछा कि आपने पूरा प्लान करके ये किया? उसने कहा हाँ मैंने पूरी प्लानिंग की है, मैं क्यों ना करता प्लानिंग। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व हैं। उसके बारे में उनको यकीन नहीं था, बस वो ये कह रहे थे कि आप ये देखिए कि अगर एक बेटा ब्राउनी के सूट लेके जा रहा हो अपने वालिद के लिए, तो ये तो बहुत महंगा ब्रांड होता है कि वालिद को इतना भी पता नहीं कि इतना महंगा सूट उसका बेटा कैसे गिफ्ट कर रहा है। तो मेरा मलिक साहब से कहना था कि ब्राउनी और फिनाली जो है एक ऐसे ब्रांड है जिनके बारे में पाकिस्तान के 99% लोग नहीं जानते होंगे। ये तो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो ब्रांडेड सूट पहनते हैं। अगर फर्ज कीजिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कभी ब्रांडेड सूट नहीं पहना तो उनकी नज़र में तो ये सूट ही होगा सिर्फ, तो इसकी बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताइए कि आपके हक में कितने फैसले हुए। उस पर मलिक रियाज साहब का कहना था कि मेरे हक में फैसले नहीं हुए, इसीलिए मैं ये पब्लिक के सामने जा रहा हूँ कि ये 2-3 साल इस्तेमाल भी किया अरसलान साहब ने और मेरा काम भी नहीं हुआ। यानी मलिक साहब चाह रहे थे कि ये सारा जो सिस्टम है, ये सारी स्कीम जो है वो कामयाब हो, इसीलिए उन्होंने अरसलान इफ्तिखार को इस्तेमाल किया और जब वो कामयाबी ना मिली तो बकौल आपके फिर उन्होंने कहा कि वो पब्लिक के सामने जा रहे हैं। जावेद साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा, हसन निसार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हसन निसार साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आरबी का टेलीफोन लाइन पर। आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि क्या एक राय ये भी है कि इस केस का भी कहीं वो हाल ना हो जाए जो माजी में पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े केसेस के साथ हुआ है, आप क्या समझते हैं इस बारे में सर? मैं नॉर्मली स्पेकुलेट नहीं करता जी, बातें मैटर इज इन द कोर्ट, जो होगा वो पता लग जाएगा। और आप इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं कि इसमें
बहुत बड़े बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स में वो भी मुलव्विस हैं, और जब ये मामला फिर खुलेगा, अगर खुलने जाता है तो फिर अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम देखें, बात सुने, मामला खुलने से पहले ही अंजाम तो हमारे सामने है। ये मुल्क जिस रफ्तार से जिस तरफ जा रहा है उसमें कुछ शक शुबे की गुंजाइश तो नहीं रह गई है। तो अंजाम तो इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर कोई बहुत बड़ी ब्रेक अप्लाई नहीं होती और गाड़ी को जो तेजी से बहुत गहरी खाई की तरफ जा रही है इसको रिवर्स में ले जाने का बंदोबस्त नहीं होता, तो इट इज रिटन ऑन द वॉल। उस बात को मेरे मुंह से जरूर कहलवानी है आपने। हसन साहब, रिवर्स गियर कौन लगाएगा, क्योंकि गाड़ी तो बहुत स्पीड से। जी, मैं तो बड़ी देर से एक सादा सी बात करता हूँ जो बहुत से लोगों को नागवार गुजरती है। जिन्होंने इस मुल्क में ये सारा गंद डाला है वो इसकी सफाई करने की अहलियत भी रखते हैं, प्रोवाइडेड उनकी नीयत हो। अब तक वो आए हैं अपनी वजूहात की वजह से। दे हैव देयर ओन एजेंडा। वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए टेक ओवर वगैरह होते रहे हैं। एक दफा अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल ये सोच के आ जाए कि हमने इस मुल्क को पटड़ी पे वापस डालना है, इसकी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, इसके लोगों को दुरुस्त करना है, क्योंकि अब करप्शन जो है वो वे ऑफ लाइफ है इस मुल्क में। करप्शन इज नो न्यूज। वो बंदा बहुत बड़ी खबर है इस मुल्क में जो करप्शन में इन्वॉल्व होने की पोजीशन में होते हुए भी ना हो। तो करप्शन का तो प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है भाई मेरे कि अगर किसी को कोई वो मिल जाए जादू की छड़ी और वो रातों रात करप्शन खत्म कर दे तो महीने के बाद पौनी आबादी वैसे भूखी मर जाएगी। ये तो मुल्क सारा ब्लैक इकोनॉमी पर चल रहा है। करप्शन तो छोड़ें, टॉप टू टो हर जगह पे यही हाल है। यहाँ शुगर माफिया है, यहाँ सीमेंट माफिया है। करप्शन की जितनी पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं इस नसीब मुल्क में वो सारी यहाँ प्रैक्टिस हो रही हैं। लेकिन हसन साहब, आप तो फरमाते हैं कि ये हुक्मरानों के यहाँ दिल नहीं बल्कि तिजोरियाँ हैं, तो फिर ये रिवर्स गियर लगाएगा कौन और वो ग्रुप कहाँ से आएगा? आसमान से क्या उतरेगा? नहीं, मैंने तो बड़ा वाज़ेह इशारा किया है। कहीं तो मैं मजीद वजाहत कर देता हूँ। चाहते हैं लोग अपने एजेंडे अपनी खातिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए टेक ओवर करते रहे फॉर द सेक ऑफ। मेरा तो एक बहुत ये अब तो ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा आम हो गया है ये। मैं चूंकि बारहा दफा ये खुद भी कह चुका हूँ इस मुल्क को ना कभी जमहूरियत खालिस मिली है ना अमरीयत खालिस मिली। हमें जहर ही दे दो लेकिन कम से कम खालिस तो हो। खालिस जहर का ये होता है फायदा इंस्टेंट डेथ, साइनाइड हो अगला सांस ही नहीं। जहर अगर ना खालिस हो तो बहुत अजियतनाक मौत नसीब होती है बंदे को। सो यहाँ तो चूंकि कुछ भी खालिस नहीं। जो आमिर बन के आया उसको जमहूरियत का दौरा किया, जो जमहूरियत के नाम पे आते हैं उन्हें आमिरियत के दौरे पड़ जाते हैं। खेल बुनियादी तौर पे एक ही है, हवस एक तरफ है, हवस जर है। लोगों की वेलफेयर या इस मुल्क को मुकद्दर को मुस्तकबिल को नस्लें को इसकी एजुकेशन को हेल्थ फलाना, इन इश्यूज को तो एड्रेस करने वाला बंदा ही कोई नहीं है यहाँ। सही, इलेक्शन के लिए गिमिक्स करते हैं। ठीक है, बाकी गवर्नेंस नाम की तो चीज ही कोई नहीं। ठीक है हसन साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। अरशद शरीफ साहब, आपसे बात करना चाहूँगा वही सवाल जो मैंने हसन साहब से पूछा कि एक राय ये भी है कि माजी में जो हशर जो हाल बड़े बड़े अहम केसेस के साथ हमने तारीख़ में देखा, कि आपको लगता है कि इस केस के साथ भी वही हो सकता है या इसमें जो जान जो दमखम है वो इसके साथ वो हाल नहीं होने देगा? मैं बात कर रहा हूँ आने वाली जो हियरिंग है उसके कॉन्टेक्स्ट में। जी जामी साहब, हसन निसार साहब ने आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है जिस करप्शन का हवाला दे रहे थे, और जावेद चौधरी साहब ने भी वही बात की है जो आज वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने कही कि मलिक रियाज साहब बहुत मिलनसार आदमी हैं। हाँ। और पाकिस्तान के हर बड़े आदमी के साथ मलिक रियाज के राब्ते हैं, दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, और बहुत सारे ऐसे कामों में भी वो इन्वॉल्व हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि स्टेट को उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो फैसिलिटीज़ भी उन्होंने प्रोवाइड की हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं, मलिक रियाज साहब ये
अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अदालत उज़्मा में जाके कहें कि जनाब ये सारा कुछ मैं 2009 से प्लान कर रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई, इसलिए मैंने ये सारा एविडेंस इकट्ठा किया, ये सारी रसीदें इकट्ठी की, क्योंकि मैं अदालत को ब्लैकमेल करना चाह रहा था, आपके बेटे से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे को ट्रैप किया गया। क्या मलिक रियाज साहब ने ये खुद ये सारा प्लान बनाया या उनको फोर्स किया गया ये सारी चीजें बनाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी से नाराज हैं। साथ में एक और सवाल है, एक और सवाल ले साथ में, अगर फोर्स किया गया तो फोर्स किसकी जानिब से किया गया? जी जामी साहब, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगर एक तो ये है कि मलिक रियाज साहब ने ये सारा खुद किया, अगर मलिक रियाज साहब ने ये सारा कुछ खुद किया तो बहुत सीरियस चार्ज बनता है जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने का। और अगर वो आके ये वहां पे चीजें प्रेजेंट करते हैं तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने का सीधा चार्ज। अच्छा साहब, यहाँ रोकना पड़ेगा मुझे आपको, यहाँ रोकते हैं इस डिस्कशन को। इन्फ्लुएंस किया जिस ठीक है, स्टे विद मी प्लीज। अच्छा साहब, बिल्कुल मेरे साथ ही आप रहे। जी हाँ, आप मेरे साथ हैं, मुझे यहाँ पर एक लेनी है ब्रेक, और वही मैं फिर आपसे बात करूंगा कि अगर फोर्स किया गया है, अगर ये राय को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर अरशद साहब क्या कहते हैं इस बात पे, जावेद साहब क्या कहते हैं और हसन साहब क्या कहते हैं कि किसने फिर फोर्स किया? नाज़रीन, जवाब इसका आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको ये बता दें कि प्रोग्राम के आगाज़ में अरशद शरीफ साहब ने जिक्र किया था कि किन साहब ने ये मामला हाईलाइट किया था कि क्रिस्टीना लैम जो हैं वो इतवार को, संडे को छापेंगी यह अहम खबर जिसमें सबूत शामिल होंगे जिनका जिक्र हम कर रहे थे तज्ज़ियों में, तबसरों में। तो फवाद चौधरी साहब को उन्होंने नाम लिया, उनका ट्वीट भी है जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ट्विटर पर, जो उन्होंने लिखा था इस बारे में। तो अरशद साहब, आपको भी बता दें, नाज़रीन को बता दें कि अभी हमें कुछ ही देर पहले हमने रब्ता करने की कोशिश की फवाद चौधरी साहब से, और उनका ये पैगाम हमें मौसूल हुआ है कि वो मुल्क से बाहर हैं और किसी फंक्शन में इस वक्त शरीक हैं, गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस मामले पर वो हमसे सम अदर टाइम ज़रूर बात करेंगे। तो ये तो उनका मौक़िफ़ था जो मैं आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझता था। तो अब फवाद चौधरी साहब की बात तो होगी, लेकिन ब्रेक से पहले जो जिक्र मैं आपसे कर रहा था वो ये कि अगर आप समझते हैं कि मलिक साहब को फोर्स किया गया तो फोर्स किसकी जानिब से किया गया था, वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा साहब। जी जामी साहब, हम उसमें ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे कि मलिक रियाज साहब अगर 2009 से ये काम कर रहे थे तो इसका मतलब कि वो डेलिब्रेटली एक ऐसा एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे जिसमें इंटेंशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, जो कि खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा चार्ज बनता है उनके ऊपर। दूसरा ये कि जिस तरह से मलिक रियाज साहब के बारे में वजीर आजम ने भी फरमाया कि बहुत मिलनसार आदमी और तकरीबन सभी से उनके रवाबित हैं, जावेद चौधरी साहब भी इस बात की कंफर्मेशन दे रहे थे आपको। मलिक रियाज साहब से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो अपने कहने पे ये करें। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ एक उम्मीद की किरण इस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब नजर आते हैं कि अगर कहीं पे कोई मसला हल नहीं हो रहा, कोई करप्शन हो रही है, और बेतहाशा करप्शन केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगे हुए हैं जिसमें 12 डायरेक्शंस आती हैं, चाहे वो हुकूमत से रिलेटेड हो, डिफरेंट पावर प्लांट से रिलेटेड हो, आम लोगों से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स के केसेस हो जिन पे वो एक्शन ले रहे हैं, मिसिंग पर्संस के केसेस हैं। और ये वही मिसिंग पर्सन के केसेस हैं जब पहले 2007 में इनको टेकअप किया गया था तो उस वक्त भी अरसलान इफ्तिखार का केस सामने आया था, और अभी दोबारा जब बलूचिस्तान में जाकर उन्होंने सिटिंग की तो दोबारा ये चीजें। तो बहुत सारे वो लोग नाराज हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से, और अरसलान इफ्तिखार को ट्रैप उसमें करना बहुत आसान काम था कि ठीक है इनको हम टारगेट करते हैं बिजनेस डील। और अरसलान इफ्तिखार डिनाई कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ना मैं मलिक रियाज से मिला, ना मैं मलिक रियाज की साहबजादी से मिला, ना उनके किसी और रिलेटिव से मिला। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने अपने दोस्तों से राब्ता किया था और लंदन में जब बुकिंग करवाई थी तो उसकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई थी। और अगर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो पहली दफा जा रहे हैं उनको ये बात का इल्म होगा कि अगर वहां पे पेमेंट करनी होती है तो आप बुकिंग करते हैं तो बाज़ दफा आपको पहले पेमेंट करनी होती है, तो आप दोस्तों से करवाते हैं और 45 लाख वो कहते हैं कि मैंने पे किया। जो 3200 पाउंड का जिक्र आ रहा है उस रेट ऑफ एक्सचेंज के मुताबिक वो तकरीबन 45 लाख की अमाउंट बनती है। तो ये पूरा का पूरा चक्कर जो है वो फ्रेम किया गया अरसलान इफ्तिखार को। अब ये फ्रेम करने में कौन कौन लोग शामिल थे, मलिक रियाज साहब के ऊपर कोई प्रेशर था या नहीं? अगर तो मलिक रियाज साहब आके फिर ये कहते हैं कि जी नहीं जी मेरे पास तो इस तरह का कोई एविडेंस नहीं था, तो फिर आगे अदालत को मजीद प्रोसीड करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके पीछे कौन से लोग थे। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें खुलेंगी,
इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी किरदार क्वेश्चन हो सकता है कि अगर लंदन में वीडियोस बनाई गई हैं, क्या उसमें हमारे अंडर कवर जो ऑपरेटिव्स होते हैं पाकिस्तान हाई कमीशन ब्रिटेन में, उनका इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया? जनरल एहतशाम ज़मीर, जनरल पाशा के क्या इस केस से रवाबित थे? अब वो ऑपरेशन चल रहा था स्टिंग ऑपरेशन, या जनरल ज़हीरुल इस्लाम के आने के बाद उसको बंद कर दिया गया? किसने ये फैसला किया कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है इस चीज को सामने लाया जाए? और ये बहुत बड़ी साजिश है सिर्फ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को, जिनके बारे में अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई करप्शन की एविडेंस नहीं आई ना। अच्छा अर्शद साहब, मैं आपकी ही बात से आगे बढ़ूंगा, आपकी ही बात को आगे लेके चलूंगा। आपने जैसे कहा कि प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिखने वाले लिखारी और तज्जियाकार जो उन मलिक साहब से मिल चुके हैं और उनकी मुलाकातों का अहवाल भी बयान करते हैं, उनकी तबीयत का भी बताते हैं और ये बताते हैं कि इस हद तक वो असर व रसूख रखते हैं तमाम तबका है ज़िंदगी पर, उस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये बात मानने को दिल नहीं करता कि उन पर कोई प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। फिर ये बात थोड़ी सी आउट ऑफ। जामी साहब, जो बात है कि मलिक रियाज साहब जितने मिलनसार आदमी और जिस तरह जावेद चौधरी साहब उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहे थे और जिस तरह वजीर आजम ने आज लाहौर में उनका बताया कि उनके साथ सभी के रवाबित हैं, और जिस तरह से जावेद चौधरी साहब ने डिस्क्रिप्शन दी है, अगर आप भी मलिक रियाज से मिलेंगे तो शायद आपको भी ये लगेगा कि उनसे ज्यादा अच्छे मिलनसार आदमी नहीं है और इस तरह का इकदाम वो शायद खुद ना कर सकते। जाहिर ही बात है उनके पास बहुत सारे फौजी रिटायर्ड जर्नैल भी काम कर रहे हैं, जिनमें एक साम एहतशाम ज़मीर साहब है, जिन्होंने 2002 का पूरा इलेक्शन रिग करने का प्लान उस वक्त सदर मुशर्रफ को दिया। क्या उनकी एडवाइस थी, इसमें कोई शामिल थी एडवाइस कि इस तरह का प्लान बनाया? क्योंकि बैरियर टाउन के बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, और ये एक और अटेम्प्ट हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए कि वो बैरियर टाउन के केसेस के ऊपर एडजुडिकेट ना कर सकें, और इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अगर कोई भी वर्डिक्ट बैरियर टाउन के खिलाफ आता है या मलिक रियाज साहब के खिलाफ आता है तो ये बात कही जा सके कि जनाब यह देखें अरसलान इफ्तिखार साहब तो हमसे पैसे लेते रहे, चीफ जस्टिस साहब तो मुतनाज़ा हैं और ये एक वेंडेटा की कैंपेन अदालत उसमें चला रही है। ये उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जो सोचने वाले हैं, जो प्लानर्स होते हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं। और जब 2009 से लेके 2011 तक सिर्फ एविडेंस इस वजह से इकट्ठा किया जा रहा था, इस इंटेंशन के साथ इकट्ठा किया जा रहा था कि इसको किसी स्टेज पर सामने लाया जाएगा और अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो अर्शद साहब, अब जबकि क्रिस्टीना लैम्ब जो है वो इनकार कर चुकी, तरदीद कर चुकी, तो अब एक ही ऑप्शन नजर आती है, और वही सबसे बड़ी ऑप्शन पहले भी थी, अब भी यकीनन वही सबसे बड़ी ऑप्शन है कि मलिक साहब जो हैं उनका इलाज है, मुआयना है, और 3-4 दिन तक वो गालिबन इम्कान है कि वो वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे तो फिर सबसे बड़ी ऑप्शन यही रह जाती है कि मलिक साहब आकर क्या लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो क्या एक्सपेक्टेड है, जबकि हियरिंग भी है कल, वहाँ पर क्या स्टैंडिंग है इस केस की इस्लामाबाद में? जी जामी साहब, मलिक रियाज साहब लेके आते हैं या नहीं लेके आते, उस पे वो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि उनको फायदा कितना है ये एविडेंस पेश करने का। मलिक रियाज साहब सीधा आके कह सकते हैं कि जी मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, मैं दिन में 10 लोगों से मिलता हूँ, मुलाकातें होती हैं, बिजनेस डील हैं, लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, उठते बैठते हैं। अब जितने ये सहाफ़ी हैं फिर उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि वो किस तरह से ये सारे अपने क्लेम प्रूव करेंगे, क्योंकि किसी के पास कोई रसीद नहीं है और अदालत को एविडेंस चाहिए। और खास बात ये भी है, और खास बात ये भी है अर्शद साहब, और खास बात ये भी है कि जितने भी सहाफियों ने वो रसीदें देखी, वो सबूत देखे, उनको वो सबूत दिए नहीं गए। बचत इसी वजह से हो सके, अगर हो सकी बचत इस सारे केस में, तो वो ये हो सकती है कि जी मेरे पास तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी। लेकिन अगर वो एविडेंस प्रूफ पेश करते हैं तो देन मलिक रियाज साहब खुद एक बहुत बड़े क्राइम का एतराफ करेंगे। बिल्कुल, मैं ये आपको साथ कह रहा था कि वो खुद इस बात का एतराफ़ करती हैं लिखने वाले कि हमने ये सब कुछ देखा, ज़रूर हमने देखा, उन्होंने बताया, वीडियोस उन्होंने नहीं दिखाई हमें, लेकिन हमें कुछ दिया नहीं। हमने जब उनसे मुतालबा किया कि हमें कुछ दिया जाए, ये सबूत हमें दिखाएं, हमें आप दें, तो उन्होंने सुपुर्द नहीं किए। तो अगर इस बात को देखा जाए, समझा जाए, तो ये भी इम्कान हो सकता है कि वो अगर ये कह दें कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो फिर स्टैंडिंग्स उन लोगों की शायद ज़ीरो हो जाए जिन्होंने इस बात को कहा कि हमने सब कुछ देखा है और बहुत जल्द ये सब कुछ मंजर यहाँ पर आने वाला है। अर्शद साहब। जी जामी साहब, इसमें यही क्वेश्चन उठेगा कि फिर कौन से ऐसे अवामिल थे जो ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम उनकी तरफ देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया था, उनको मुतनाज़ा बनाया जाए। वो मकसद वैसे भी हल हो गया है जितने सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि इस पूरी साजिश को बेनकाब करें, उसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए जिसमें ये सारे सवालात जो मैं आपके सामने रेज कर रहा हूं उसको इंक्लूड किया जाए। और मलिक रियाज साहब के बारे में अभी जब आप ब्रेक पे थे मुझे एक मैसेज आया
कि इतने पावरफुल हैं कि चेयरमैन PIA राव कमर सुलेमान को लगवाने के लिए अहमद मुख्तार साहब जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे उनको भी हटवा दिया गया। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस का फैक्टर है वो अपनी जगह, लेकिन क्या जितने इनके रवाबित हैं, कोई और ये चीज चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जाए? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मलिक रियाज को इस्तेमाल किया है इस सारे खेल को और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने के लिए? जी हाँ, यही अब तक का सबसे बड़ा सवाल है जो जहनों में उभर रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। अर्शद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अब जबकि कल समात भी है तो उस पर भी आपसे इस्लामाबाद में जो खबरें हैं वो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुर्शद लुकमान साहब भी। अरशद साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ब्रीफली मुझे ये बता दें कि मुख्तलिफ फैक्टर्स का हम जिक्र कर रहे थे जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉसिबली, क्या इसके कुछ ताने बाने पिंडी की जानिब भी जाते दिखाई देते हैं आपको? जामी साहब, इसके ताने बाने सब जगह जाते हैं क्योंकि मलिक रियाज साहब के जिन लोगों से भी रवाबित हैं, जिन लोगों से उनका मिलना जुलना है, वो सारे प्रूव होने चाहिए कि क्या वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुई है, मलिक रियाज साहब को इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अगर मलिक रियाज साहब आके सबूत पेश करते हैं तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट होगी मलिक रियाज साहब की तरफ से, जिस पे कि अदालत इमीडिएट नोटिस लेके उन्हें शायद जेल भी उसी वक्त भेज सकती है। अदालत के पास ये इख्तियार है अगर वो इस तरह का एविडेंस पेश करते हैं जो वो अमाउंट करेगा जुडिशल प्रोसेस को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने के मुताबिक होगा। तो कौन लोग थे जिन्होंने मलिक रियाज साहब को ये मशवरा दिया कि उन्होंने मुशावरत लाजमी की होगी, क्योंकि मलिक रियाज साहब मुशावरत के बगैर चलते नहीं है। किन लोगों से उनकी डिस्कशन तो आज हमारे साथ ही नहीं, अर्शद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जरा उनको भी साथ एड अप कर लेते हैं गुफ्तगू में। मेरे साथ ही अब रहेगा अर्शद साहब। वर्षा साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम मेरे में आने के लिए टेलीफोन पर। ये फरमाएं कि सिर्फ जब ये माना जाता है कि मलिक रियाज साहब के सब दोस्त हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, व्हाटएवर, अगर ये बात मान ली जाए तो फिर सिर्फ शक जो है वो हुकूमत पर ही क्यों उठता है या उस पर ही क्यों उंगली जा रही है? जमी साहब, किस चीज़ के लिए हुकूमत पर शक जा रहा है? यही कि वो भी हिस्सा हो सकते हैं या वो भी अदलिया को गंदा करने में शामिल हो सकते हैं इस सारी प्लानिंग में जो कि की गई है मुबैना तौर पर। अरसलान इफ्तिखार केस की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जामी साहब, हम बात यह है कि एज अ नेशन बहुत चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं और जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता हम उनके अंदर कॉन्स्पिरेसीज निकालते रहते हैं। मसलन एक बात तो तय है कि बहुत से लोग ऐसे तबसरा कर रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिन्होंने एक्चुअल एविडेंस नहीं देखा। अच्छा, जिन्होंने एक्चुअल एविडेंस नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि अरसलान इफ्तिखार के ऊपर सपोजिटली, मैं अभी सपोजिटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन कोर्ट एक्चुअल एलिगेशन नहीं आई है, ये तो सो मोटो हो रहा है ना। सपोजिटली एक एलिगेशन को ये क्यों तस्वर किया जा रहा है कि वो अदलिया के ऊपर कोई हमला है? मेरा नहीं ख्याल अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये अदलिया के ऊपर हमला हो या फॉर दैट मैटर ये मलिक रियाज साहब ने किया है, क्योंकि हर चीज उनसे मंसूब की जरूर गई है, लेकिन अभी तक खुद मलिक रियाज ने आके अदालत के आगे या उनके वकील ने अदालत में आके कोई एविडेंस या एफिडेविट इस तरह का जमा नहीं कराया। तो आई थिंक इसमें बहुत सी चीजें जो है ना केस की वो क्लियर होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उस पे क्या सराइयां करने से उन दोनों को तो खैर क्या हेल्प होनी किसी को, लेकिन अच्छी खासी एक कॉम्प्लिकेशन जरूर पैदा हम कर। बच्चे साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये एक गैर मामूली वाक़या नहीं है, एक अनोखा इंसिडेंट नहीं है कि बगैर किसी सबूत के जो आला तरीन प्लेटफॉर्म है वहां पर एक केस चल रहा है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक तो स्लो मोटो हुआ। इनफैक्ट मुझे जफर अली शाह साहब ने ये कहा था कि जी आप हेयर से पे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हेयर से के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नोटिस ले लिया, स्लो मोटो ले लिया। अब यही प्रॉब्लम है, लोगों को हेयर से पे बात करने से कैसे रोकेंगे? फर्क यहाँ पे दो तीन चीजों का यह है कि अरसलान साहब का जो लाइफ स्टाइल है वो आज नहीं बल्कि कुछ सालों से वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब दो चीजें जरूर साबित हो रही हैं यहाँ पे कि अरसलान साहब को जो लेवरेज दिया जा रहा है वो शायद और बड़े लोगों के बच्चों को नहीं दिया गया था। मसलन अब्दुल कादिर गिलानी भी हैं, मूसा गिलानी भी हैं, मोना सिलाई भी हैं, उन सबको इतने लेवरेजेस नहीं दिए गए थे और उनकी इंक्वायरीज जो थी वो मुख्तलिफ
यानी महकमों को सौंपी गई थी, कभी FIA को, नैब को, किसी को। इधर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद से इंक्वायरी कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पे ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं को कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि सवाल बहुत उठ रहे हैं। जी हाँ, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज ये कहा है कि अपने बेटे का नहीं सही, मेरे बेटे का तो केस ज़रूर सुन लीजिए, चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए। साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि एक सवाल ये भी उठता है, उससे आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं कि अगर मलिक रियाज साहब की असासा जात की तफसीलात तलब की जा रही हैं, तो अरसलान इफ्तिखार जिनके लाइफस्टाइल का आपने जिक्र किया, उनके असासा जात भी फिर तलब किए जाने चाहिए। डू यू एग्री? मैं बिल्कुल, आई टोटली एग्री। देखिए, मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार में अदालत की नज़र में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल होना चाहिए और दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। फर्क यह है कि अगर यहाँ पे एक पार्टी को किसी बात पे ऑब्जेक्शन और कहते हैं लार्जर बेंच की उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मुझे नहीं पता कि कानूनी वजह या कोई और वजह है कि जिस वजह से उनको वो दिया नहीं गया, दे देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी एक मेंबर तो रिड्यूस हो गया था बेंच का। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि यस, यहाँ पे फर्क तो आ रहा है नजर। और देखें, मलिक रियाज साहब के साथ मुझे जो लग रहा है ना, मेरी काफी दोस्तों से उससे बात हुई है, बल्कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मुझे लोगों ने मेरे एक मौकफ के ऊपर बड़ा वो ब्लास्ट भी किया है और बड़ा मुझे उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया। ये शफकत आप पे अक्सर रहती है। अभी तक मुझे लग रहा है कि मलिक रियाज के साथ हमें दुश्मनी ये है कि वो अमीर हो गए हैं, और अरसलान इफ्तिखार के साथ दुश्मनी ये है कि वो CJ के साहबजादे हैं। जी बशीर साहब, आई हैव टू कट यू हियर, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। जो आपने जिक्र किया है कि आप पे काफ़ी लोग वहाँ पर ट्विटर पर बरसे, तो मैंने आपको कम्प्लीमेंट किया कि ये शफकत आप पर हमेशा रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में तशरीफ़ आवरी का, प्रोग्राम में टेलीफोन के ज़रिए। मेरे साथ अरशद शरीफ साहब मौजूद। अरशद साहब, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बहुत मुख्तसर मुझे ये बताइएगा कि एक रिक्वेस्ट की गई थी लार्जर बेंच की, वो नहीं मानी गई, तो अब जबकि कल इसकी समाअत होनी है, क्या एक्सपेक्टेड है? जी, फुल जो लार्जर बेंच की दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई और 2 मेंबर बेंच कल हेयरिंग करेगा, और उसमें अरसलान इफ्तिखार साहब अपनी स्टेटमेंट जमा करवा चुके हैं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे, और वो स्टेटमेंट अदालत के रिकॉर्ड पे, और साथ मलिक रियाज साहब के वकील को कहा गया था कि वो पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरशद शरीफ साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले यही कहूँगा कि ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी थे, तीर पहला किसने मारा, ये कहानी फिर सही। इजाज़त दीजिए।